ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ 1 हॉर आई लेक्चर सीरीज़। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टॉसेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन को देख लिया था। आपने ये अपनी बुक के अंदर डायग्राम देखी। एक्ट्रोपियन में देखा ये आईलेट बाहर की तरफ आया हुआ है ना, ठीक है। एंट्रोपियन में देख लें आप, ये आईलेट जो है ना वो अंदर की तरफ जो है ना वो हमारे पास मूव किया हुआ है। ये देख रहे हैं, बिल्कुल अंदर की तरफ इनरोल्ड आईलेट हुए हुआ है। अब ये बच्चों वाली बात है, कोई इतने में इसके अंदर रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब टॉसिस बेसिकली क्या है, इस डायग्राम को देखो कि ये ड्रॉपिंग हो रही है आईलेट की, नीचे की तरफ ड्रॉप कर रही है ना। कोई दोनों भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह फिर हमारा ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट आईलेट वाला ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये लेक्चर ही ऐसे हैं कि इनको जब तक समझ ना जाएगी, इसकी आएगी समझ नहीं आएगी, ये अजाब बन जाता है फिर बाद में। अच्छा, टॉसिस को जल्दी से डिस्कस करती हैं तो होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया हो ही जाएगा। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये हमारे पास क्या होता है, ड्रूपिंग ऑफ दी अपर आईलेट, ठीक है। तो अपर आईलेट जो है ना, इसकी ड्रूपिंग हमें कहते हैं। अगर तो अपर आईलेट किसी भी कॉर्निया को ना 2 से mm या इससे ज़ायद कवर कर ले, ठीक है। मतलब ये आपकी है ना वो आई है ना, ठीक है। तो अपर आईलेट जो है ना वो अमूमन 2 mm तक कवर करता है, या 2 mm या इससे ज़्यादा तक अगर कवर कर लेना तो इसे हम कहें कि ये ड्रूपिंग हुई हुई है आईलेट की। मतलब जिस तरह होता है ना, वो शराब पी के आंखें जो है ना वो नीचे की तरफ लुढ़क जाती हैं, फिल्मों में अमूमन आपने देखा होगा, तो वहीं से ही समझ लेना, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये टॉसिस हो चुका है इसको, ठीक है। तो अगर लोअर आईलेट की ड्रूपिंग होती तो इसको हम क्या कहते थे, कोई बता सकते हैं? अभी मैंने बताया एक्ट्रोपियन कहते हैं उसको, टॉसिस नहीं कहेंगे उसको, हमने एक्ट्रोपियन कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपने इन दोनों के दरमियान फ़र्क रखना है। टॉसिस सिर्फ अपर आईलेट के लिए होती है। हमें लगता है कि ना, एक हमारे पास कंडीशन लिखी हुई है सूडोटॉसिस के बारे में, ठीक है। इसको भी हमें साथ में लिख देता हूँ, सूडोटॉसिस। हमें लगता है कि टॉसिस हो गई है, मगर हकीकत में वो बंदा बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। तो मतलब फ़ाल्स इंप्रेशन होता है, किसी और वजह से हमें लगता है कि उसकी आंखें ड्रॉप कर गई, लेकिन हकीकत में नहीं होता। वजह कोई भी हो सकती है, या कोई उसको माइक्रो ऑप्थेल्मिया, मतलब जिस तरह चीनी होते हैं उनकी आंखें बिल्कुल छोटी होती हैं, हमें लगता है कि उनकी टॉसिस हुई है, हालांकि उनकी कंजेनिटल ही छोटी हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑप्थेल्मिया हो सकता है, या फिर अगर किसी को एन ऑप्थेल्मिया है ना, तो इसकी वजह से भी हमें लगता है कि जनाब इसको टॉसिस होगी, लेकिन एक्चुअल में नहीं होती। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास सूडोटॉसिस है। तो अभी मैंने क्लासिफिकेशन का एक चार्ट बनाया हुआ है, उसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो टॉसिस का यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लासिफिकेशन वही 2 होते हैं, या तो पैदाइशी तौर पे होगी या फिर हम अक्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन में कह देता हूँ, या तो हमारे पास होती है कॉन्जेनिटल, ठीक है, या फिर हमारे पास होगी एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल में हमारे पास क्या होता है, टिश्यू की डेवलपमेंट जो है ना वो ऐसी होती है कि वो हमारे पास टॉसिस होती है। तो डेवलपमेंटल कोई ना कोई अब इसके अंदर मसला होगा। सबसे पहले वो उसने एक कहा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये ऑस्पी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डेवलपमेंटल के अंदर उसने एक कंडीशन डिस्कस की हुई है, सिंपल कॉन्जेनिटल टॉसिस की। सबसे पहले उसको हम डिस्कस करते हैं, सिंपल कॉन्जेनिटल टॉसिस। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये एक तो यूनिलेटरल होता है, मतलब एक आई के ऊपर होगा, दोनों पे इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये हमारे पास यूनिलेटरल होगा। नंबर सेकंड पे इसके ऊपर होगा कि क्रीज जो है ना वो इसके अंदर एक होती है ना, आईलेट के ऊपर क्रीज ही आपको नज़र आती है, तो यहाँ पे क्रीज जो है ना वो हमारे पास एब्सेंट होगी। तो यार तुम अलार्म तो बंद हो सुबह वाले, ठीक है। क्रीज जो है ना वो हमारे पास एब्सेंट होती है, और हमारे पास जो लिवेटर फंक्शन है वो रिड्यूस होता है। तो ये कह सकते हो कि रिड्यूस लिवेटर फंक्शन। तो यूनिलेटरल होता है, क्रीज एब्सेंट होती है, और रिड्यूस लिवेटर फंक्शन। ये 3 चीज़ें आपको सिंपल टॉसिस के अंदर, कॉन्जेनिटल टॉसिस के अंदर दिखेंगी नंबर 1 पे। नंबर सेकंड पे हमारे पास एक आपको पास ऑस्पी के अंदर भी आती है, ये पिक्चर आती है। मैं आपको ऑस्पी जब कराऊंगा ना उस वक्त आपको मैं दिखाऊंगा ये पिक्चर। तो मार्कस MARCUS, मार्कस गन जॉ विंकिंग, ठीक है। मार्कस गन जॉ, या फिर इसको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल, इसको थोड़ा सा पीछे याद हो यार, यहाँ पे अब ठीक है, ठीक है। ये सॉरी, ये कॉन्जेनिटल सिनकाइनेटिक टॉसिस, ठीक है। ये क्या होती है कॉन्जेनिटल सिनकाइनेटिक या मार्कस जैनकास? एक मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। सिंपली समझ ले पहले कि आपका जो आई है और जा की नर्व सप्लाई जो है ना वो मिक्स हो जाती है, ठीक है। ये आपका सपोज करें ये फेस है ना, ठीक है, ये आँख है, ठीक है, ये नाक है, और ये सॉरी फॉर दैट, बड़ी ड्राइंग बहुत गंदी सी है यार, लोग मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपकी आई है
ठीक है, और यहाँ पे जो जबड़ा है, इसकी जो नर्व सप्लाई है ना, ये कहीं ना कहीं आके आपस में मिक्स हो गई है। तो मसला तो मान गया आप। देखो ना, दो तारें जा रही हैं कनेक्शन की लेते लेते, अगर वो मिक्स हो जाएंगी तो वो शॉर्ट तो करेंगी, करंट तो लगेगा, वहाँ पे स्पार्किंग तो होगी। तो वो यही है, जब कहता है कि जब जॉ ड्रॉप करेगा ना, ठीक है, तो वो आँख खुल जाएगी, मतलब वो अपना मुंह खोलेगा तो उसके साथ ही आँख उसकी खुल जाएगी। जब वो मुंह बंद करेगा तो वो यूँ लगेगा कि टॉसिस हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब जॉ की ड्रॉपिंग, या आप कह लें कि जॉ खुलने के दौरान वही होता है, ड्रॉप करते हैं तो जॉ मतलब खुलता है, तो जॉ ड्रॉपिंग के साथ ही आपकी आईलेट जो है ना वो हमारे पास ओपन हो जाती है। ठीक है, तो आँख खुल जाती है। लेकिन जब जॉ बंद करता है, च्यूइंग करेगा तो आईलेट गिर जाएगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग च्यूइंग मतलब जब मुंह बंद करेगा तो आपकी आईलेट जो है ना वो फिर दोबारा से ड्रॉप कर देगी। ईजी हो गया। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हम है, मार्कस गांजा, ये हॉस्पी के अंदर बड़ा आता है ना, ये देखो। ठीक है, अभी देखो इसका जो है ना मुंह बंद है तो ये टॉसिस होना शुरू हो गई। जब मुंह खुला है तो ये लिड भी खुल गई है, ऊपर की तरफ चला गया। वजह क्या है कि यहाँ यहाँ पे जो है ना मिक्स हो गई है कहीं ना कहीं जॉ और आई की नर्व सप्लाई, जिसकी वजह से हम कहते हैं मार्कस गन। ये आई थिंक कोई साइंटिस्ट था जिसके ने मार्कस गन जॉ विंकिंग टॉसिस, तो ये इसके नाम पे ऊपर देगा। जब आंख बंद हो, जबड़ा बंद तो आंख बंद, जबड़ा खुला तो आंख भी खुल गई। ये इतना सा निमोनिक है, आपने बस याद रखना है, तो होपफुली आपको ये आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर अब नर्व इन्वॉल्व कौन कौन सी हैं, तो मैं बता दूं कि C3 और C5 जो है ना वो क्रेनियल नर्व, उसकी जो है ना वो मिस डायरेक्शन, बस इतना बता देंगे तो एग्जामिनर इम्प्रेस है आपसे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर हमारे पास उसने थर्ड नंबर पे यही कंजेनिटल के अंदर लिखा हुआ है कि एक सिंड्रोम है, उसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है। उसने कहा कि ब्लेफरो ऑफ मायोसिस सिंड्रोम, ऑफ मायोसिस सिंड्रोम। ये क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली ना चार कंडीशंस आपको दिखती हैं, जो भी यार इसका प्रोनाउंसिएशन है ना अभी दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। जो चार कंडीशन इसके अंदर आती हैं, एक तो हमारे पास होती है टॉसिस, मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलेड होगी। नंबर सेकंड पे एपिकेंथरल इन्वर्जन होती है। ठीक है, आंख के बिल्कुल साइड पे एपिकेंथरल फोल्ड होती है ना, तो उसकी इन्वर्जन को हम कहते हैं कैंथस इन वर्सिस हो जाती है। ठीक है, तो मतलब जो आँख है ना इसकी, जो यहाँ पे एपिकेंथरल फोल्ड, इसकी इन्वर्सिस हो जाती है। नंबर थर्ड पे टेलोकेंथेसिस, टेलोकेंथेसिस, इसके अंदर जो है ना वो आँख और नोज़ के दरमियान जो फासला है ना वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब ये आपकी दोनों आँखें हैं ना और ये नोज़ है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो बढ़ जाता है किसी वजह से, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास टेलीकेंथोसिस हो गया। और फिर लास्ट में हमारे पास वो कह रहा है कि ब्लेफरोमाइकोसिस भी एक कंडीशन है वो हो जाती है। तो ये सारी की सारी थी हमारे पास कॉन्जेनिटल्स की कंडीशन। ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए। अब हमारे पास वो कह रहा है कि कुछ एक्वायर्ड होती हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्वायर्ड के लिए इधर ऊपर आ जाएं आप। ओके, तो अभी जो है ना वो एक्वायर्ड के बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं, और हमारा पास ये ऑलमोस्ट होने वाला है। ठीक है, एक्वायर्ड के अंदर उसने कहा है कि हमारे पास हो सकता है जब न्यूरोजेनिक कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, न्यूरोजेनिक कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, तो इसके अंदर क्या होगा, थर्ड नर्व जो है ना हमारे पास, उसकी जो है ना हमारे पास पालसी हो जाए। ठीक है, तो मतलब नर्वस का कोई ना कोई अक्वायर किया है ना हमने, थर्ड नर्व किसी ट्रोमा या पालसी का शिकार हो जाए, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास है एक्वायर्ड। इसके अंदर ये थर्ड नर्व किसको सप्लाई करती है? लिवेटर मसल, जो आई को एलिवेट करवाती है ना आईलेट को। ठीक है, लिवेटर मसल, उनकी अगर पालसीज होगी तो वो आईलेट जारी बात ड्रॉप ही करनी है, और क्या करना है। तो लिवेटर मसल की जो है ना वो नर्व सप्लाई जब ख़त्म हो जाए तो इसकी वजह से उसकी टोन जो है ना वो हमारे पास लॉस हो जाती है, टोन लॉस होने की वजह से। नंबर सेकंड पे इसने एक लिखा हुआ है हार्नर सिंड्रोम, ये आपने अपर लिम्ब के अंदर भी पढ़ा हुआ है ना। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इप्सी लेटरल मायोसिस, पार्शियल टॉसिस इसके अंदर होती है ना, बेसिकली पार्शियल टॉसिस। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इप्सी लेटरल मायोसिस होती है,
साथ में जो लिड है ना इसकी एलिवेशन होती है और एनहाइड्रोसिस जो है ना ये हमारे पास हो जाता है। तो ये 3-4 कंडीशन जो है ना वो हॉर्नर सिंड्रोम के बारे में उसने लिखी हुई है और कुछ भी नहीं लिखा, बस इजी है। फिर हमारे पास ये तो न्यूरोजेनिक नंबर 1 पे। नंबर 2 पे उसने लिखा हुआ है मायोजेनिक के बारे में। तो मायोजेनिक मतलब कोई मसल की स्ट्रेंथ यहाँ लॉस हुई है, सही, मसल स्ट्रेंथ जो है ना वो हमारे पास लॉस्ट हुई है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो जाता है। तो इसकी कंडीशन कौन कौन सी है कि हमारे पास जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज होता है जिसकी वजह से आईलेट जो है ना वो ड्रॉप कर जाती हैं। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज के अंदर हमारे पास वो कह रहा है कि एक हमारे पास होती है मैस्थीनिया ग्रेवस की, आपने कंडीशन देखी होगी, फार्माकोलॉजी के अंदर भी हम देखा था ना मैस्थीनिया ग्रेवस का। फिर फिजियोलॉजी की तरफ भी देखा, भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करें। नंबर 2 पे ऑक्यूलर थायोपैथी हो जाती है या मायोपोनिक डिस्ट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। ये 3-4 कंडीशन है जिसके अंदर हमने जो है वो करनी होती है मायोजेनिक में, ठीक है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑक्यूलर हमारे पास था ऑक्यूलर मायोपैथी, और नंबर 3 पे हमारे पास है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ये 3-4 कंडीशन लिखी हुई है, ये हमारे पास होती है मायोजेनिक से रिलेटेड। नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं अभी इसको। ओके जी, नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है एपोन्यूरोटिक टॉसिस। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एपोन्यूरोसिस हो चुकी है किसी की चीज़, मतलब ये रिलेटेड टू ओल्ड एज है, बूढ़े लोगों में हमारे पास ये उसके साथ ये सारे का सारा रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। या फिर कोई भी यहाँ पे ट्रोमा वगैरह हो जाता है ना, वक्त के साथ मसल की एपोन्यूरोसिस हो जाती है। विद टाइम मसल की एपोन्यूरोसिस होने की वजह से वो स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। उसकी स्ट्रेचिंग की वजह से ना वो आईलेड क्रीज टू हाई, ठीक है, आईलेड क्रीज की बहुत ज़्यादा हाईनेस की वजह से वहाँ पे हो जाती है। फिर लास्ट में हमारे पास क्या रखे, मैकेनिकल टॉसिस, मतलब वहाँ पे कोई भी ऐसा मास पड़ा हुआ है आईलेड के ऊपर जो कि उसको नीचे गिरा रहा है मैकेनिकली ना, जोर लगा लगा के कह रहे हैं तुम नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, तो वो एटलीस्ट टॉसिस की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्लिनिकल कुछ उसने दिए हुए हैं। क्लिनिकल सिम्टम में वो कह रहा है कि हमारे पास इसका ऐसा ही तो कोई नहीं, लेकिन कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट, मतलब कोई भी बंदा देखता है ना तो वो कहता है तो यार तुम्हारी आँख को क्या हुआ है। मोस्टली गर्ल्स इसके बारे में बड़ा कंसर्न होती है कि वो मैंने तो फंक्शन पे जाना था यार, ये तो मेरी आँख को पता नहीं क्या हो गया। तो यहाँ पे नंबर 1 पे उसने लिखा है कि कॉस्मेटिक जो है ना वो बंदा बुरा लगता है, डिसफिगरमेंट फेस की लगती है, उसकी पिक्चर्स ठीक नहीं आती, स्नैपचैट अच्छी नहीं बनती। एम्बलायोपिया हो जाता है। एम्बलायोपिया मतलब इसकी विजन लॉस होना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर बात है जब आँख के ऊपर कवरिंग आ जाएगी, कोई पर्दा आ जाएगा तो उसकी विजन लॉस हो जाएगी, इसको हम एम्बलायोपिया कहते हैं। फिर वो कहेगा कि आँख उसको स्क्विंट, मतलब यूँ लगता है दूसरे देखने में उसकी आँख टेढ़ी भी हो रही है साथ साथ। ज़ाहिर बात जब वो ड्रॉपिंग होगी तो वो अपनी आँख को एडजस्ट कहीं ना कहीं तो करेगा ना, तो उसको स्क्विंटिंग की भी प्रॉब्लम होगी। या फिर अब नॉर्मल चिन लिफ्ट जो है ना वो हमारे पास होगी, अब नॉर्मल चिन लिफ्ट होगी। फिर हमारे पास जो फोर हेड है ना उसके ऊपर रिंकलिंग होगी, फोर हेड की रिंकलिंग हो जाएगी, मतलब माथे पे बाल जब वो फोकस करेगा ना तो माथे पे जो है ना वो माथे पर बल बढ़ेगा, जब वो ज़्यादा फोकस, मतलब बहुत ज़्यादा आपको ना वो उसको फोकस करना पड़ जाएगा। तो फोर हेड की रिंकलिंग हर वक्त उसके जो है ना वो यहाँ पर रहेगी। अब इन्वेस्टिगेशन आपने किस तरह करनी है, किस तरह आपको पता होगा कि आया कि वाकई ही ये टॉसिस है या कुछ और मसला है। तो इसने लिखा हुआ है टेंसिलॉन टेस्ट, एक जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसने नंबर 1 पे लिखा हुआ है टेंसिलॉन, TENSI, टेंसिलॉन सिंग टेस्ट जो है ना वो उसने लिखा हुआ है, इस तरह का एक नाम है। लेट मी चेक इट। ये आपने ना पढ़ा भी होगा उसके अंदर, फार्माकोलॉजी के अंदर हमने आई थिंक ANS वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमने मरीज़ को एंड्रोफोनियम का इंजेक्शन देना है, ठीक है। मरीज़ को हमने क्या करना है, एड्रोफोनियम का जो है ना वो इंजेक्शन दे देते हैं। अगर मरीज़ का टॉसिस ठीक हो गया तो मतलब साबित हो गया कि इसको मैस्थीनिया ग्रेवस है, ठीक है। अगर तो मरीज़ का एड्रोफोनियम का इंजेक्शन देने से मरीज़ का टॉक्सिस ठीक हो गया तो इसको मतलब इसको मैस्थीनिया ग्रेवस है। तो हमने क्या करना है कि मैस्थीनिया ग्रेवस के लिए हमारे पास पैरालिटिक टॉसिस जो है ना इसकी कंडीशन होती है, जिसके लिए हमने फिर पहले मैस्थीनिया ग्रेवस को ट्रीट करना होता है ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ का। नंबर 2 पे हमने एक करना होता है आइस टेस्ट के नाम से, ठीक है। नंबर 1 पे टेंसिलॉन टेस्ट है, नंबर 2 पे वो कहते हैं आई टेस्ट होता है। अगर बर्फ़ से ठीक हो जाता है ना, ठीक है, आपने बर्फ़ लगाई है तो बर्फ़ से ठीक हो जाता है, मतलब ये पॉजिटिव है आइस टेस्ट।
नंबर थर्ड पे हमारे पास वो कह रहा है फ़िनाइल एफरीन टेस्ट हमने करना होता है। फ़िनाइल एफरीन टेस्ट इंजेक्शन लगा दो, अगर बेहतर हो गया तो मतलब कोई नर्व का मसला है, मसल का मसला नहीं है, तो ठीक है। तो अगर तो ये बेहतर हो जाए फ़िनाइल एफरीन लगाने से, तो मतलब कोई ना कोई नर्व प्रॉब्लम थी वहाँ पे जो कि मसला कर रही थी। अब हमने मरीज़ का ये 3 टेस्ट से जनाब कन्फर्म कर लिया है, तो इसकी जनाब अब ट्रीटमेंट किस तरह करनी, इन्वेस्टिगेशन हमारी होगी, ट्रीटमेंट के ऊपर हमारी बात आके मज़ा करेगी। तो ट्रीटमेंट के लिए जगह थोड़ी सी कम बच गई है, तो इसके लिए हम अपना दूसरा वाइट बोर्ड यूज़ कर लेते हैं, ताकि मैं इसको रिमूव नहीं करना चाह रहा। तो मतलब मज़ा आ रहा है यार, 2 वाइट्स बोर्ड के ऊपर जो है ना वो एक ही लेक्चर हो जाता है ना, तो वो बार बार मिटाने का हमारा भी झंझट नहीं रहता और बार बार वो भी डिस्टर्बेंस भी नहीं होती। तो यहाँ गौर से देखना यार, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जो है ना वो हम यहाँ पे देखेंगे, डिपेंड करता है कि कॉज़ क्या है, ठीक है। हमने 2-3 टेस्ट किए ना, तो अगर हमें कॉज़ पता चल गया तो डिपेंड करता है ट्रीटमेंट भी उसकी कॉज़ के ऊपर, ठीक है। आया कि वो न्यूरोजेनिक है या फिर वो कोई पैरालिटिक है, ये सबसे पहले तो आपने देख लेना, यूँ ही नहीं पकड़ के ट्रीटमेंट कर देनी, नीम हकीम नहीं बनना। डिग्री ऑफ टॉसिस के ऊपर आपने देखना है कि कितने डिग्री का है, ये नहीं कि माइल्ड सा है और आपने बड़ी बड़ी सर्जरी के ऊपर पहुंच गए हैं। अगर तो 3 तरह की डिग्री होती है टॉसिस की, एक हमारे पास है माइल्ड, एक हमारे पास होती है मॉडरेट, ठीक है, और नंबर थर्ड पे वो कह रहा है कि सीवियर टॉसिस हो सकता है। माइल्ड टॉसिस, मॉडरेट टॉसिस और सीवियर टॉसिस। अब तीनों में क्या फ़र्क है? अगर आपने वो मेजर किया और टॉसिस आपको 2 mm तक जो है ना वो मिला, ठीक है, आईलेट 2 mm तक ड्रॉप की है, तो इसे हम कहेंगे कि ये, अगर हमारे पास 2 से 3 mm तक ड्रॉप कर देगी, इसे मॉडरेट कहते हैं। अगर वो 4 mm या इससे अबव हमारे पास वो ड्रॉप कर जाए, तो इसको हम कहेंगे सीवियर, ये हमारे पास टॉसिस हो गई है, ठीक है। तो नंबर 1 पे हमने काज के ऊपर ट्रीट करना है, नंबर 2 पे हमने डिग्री के ऊपर ट्रीट करना है, नंबर 3 पे हमारे पास वो कह रहा है कि फंक्शन ऑफ लिवेटर को भी चेक कर लेना है आपने कि आया कि लिवेटर कितना फंक्शन कर रहा है। तो फंक्शन ऑफ लिवेटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन करके हमने, अगर तो वो फंक्शन लॉस है तो हमने क्या करना है, ऑक्सीजन करके इसको ठीक करना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितनी की हो सकती है, 18 mm की हम ऑक्सीजन कर सकते हैं, 14 mm की ऑक्सीजन कर सकती हैं, या फिर हम 9 मिलीमीटर की ऑक्सीजन कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, सर्जरी कर देनी है। वहाँ पे सर्जरी में उसने एक टेस्ट लिखा हुआ है, फ्रेंसिकेला सर्वेंट ऑपरेशन, इस तरह का एक अजीब सा नाम है इसका, FANSES, फ्रेंसेला सर्वाट ऑपरेशन, कोई यार आसान सा नाम ही रख लेते हैं लगे बंदे, ठीक है। इसके अंदर जब माइल्ड टॉसिस हो, कब ये करते हैं ये वाला, जब हमारे पास माइल्ड टॉसिस हो, ठीक है, अलॉन्ग विद लिवेटर फंक्शन हमारे पास अच्छा हो, ठीक है। मतलब ये माइल्ड टॉसिस हो और लिवेटर फंक्शन हमारे पास अच्छा चल रहा हो, इसमें कोई ज़्यादा मसला ना हो, तो फिर हमने क्या करना, लिवेटर मसल गुड और माइल्ड टॉसिस, तो इसके लिए हमने ये वाला टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो लिवेटर फंक्शन अच्छा कब होगा, मतलब जब वो 9 mm तक जो है ना वो अपना काम ठीक कर रहा है ना, ठीक है। तो माइल्ड टॉसिस कब होगा, जब ये 2 मिलीमीटर तक टॉसिस है और ये 9 mm तक जो है ना वो अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है। इसमें हम ना ऑक्सीजन बनाते हैं टार्सल प्लेट और मूलर के दरमियान, बस इसने इसकी बात के इसने ये याद रखना कि हमने एक ऑक्सीजन बनानी है बिटवीन टार्सल प्लेट प्लस जो हमारा मूलर मसल है ना, ठीक है, इन दोनों के दरमियान आपने एक ऑक्सीजन बना देनी है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये कब किया जाता है, जब माइल्ड टॉसिस होते हैं और लिवेटर हमारे पास गुड होता है, इसके अंदर फिर हम इसको पुल अप कर देते हैं थोड़ा सा मसल को, तो आपके पास वो टॉसिस जो हल्का सा टॉसिस होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। नंबर 1 ये है। नंबर 2 पे उसने कहा है कि हमारे पास जो है ना वो लिवेटर रिसेक्शन कर देनी है, ठीक है। लिवेटर को आपने रिसेक्ट कर दिया, लिवेटर मसल जो है ना जिसे एलिवेट करवाना, अगर वो ज़्यादा ड्रॉप कर गया है ना, मतलब ये 18 mm 14 9 mm तक हमने देखी है ना, तो जब मॉडरेट टॉसिस होगा, मतलब 3 mm तक जो है ना वो हमारे पास 2 से 3 mm तक हो, उसके अंदर हमने लिवेटर सेक्शन, लिवेटर कब करना है, जब ये वाली कंडीशन हो, मॉडरेट टॉसिस वाली, ठीक है। यहाँ पे हमने माइल्ड टॉसिस के लिए ये किया, फ्रेंस्केला वाला, ठीक है। लिवेटर के लिए हमने मॉडरेट वाला लगा देना है, जब इसके अंदर 3 mm तक जो है ना 2 से 3 mm टॉसिस हो। अब इसके अंदर लिवेटर फंक्शन जो है ना वो हमारे पास फेयर होते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन वो फेयर फंक्शनिंग कर लेते हैं, मतलब 5 से 8 mm तक जो है ना उसने लेंथ तक वो उसका कर देते हैं। ऑक्सीजन हमने करनी है तो वो हमने कहाँ पे करनी है, लिवेटर के एपोन्यूरोटिक लेवल के ऊपर,
ठीक है। एपोन्यूरोटिक लेवल के ऊपर हमने एक्सीजन करवा देनी है। यहाँ पे हमने कहाँ पे करवाई थी एक्सीजन बिटवीन टार्सल प्लेट एंड मुलर मसल, यहाँ पे आपने जहाँ पे वो एपोन्यूरोसिस हो रही है ना वहाँ पे आपने कर देनी है, ठीक है। अब नंबर 3 पे हमारे पास जो है ना वो कौन सा प्रोसीजर आ रहा था, वो होता है ब्रोज सस्पेंशन या स्लिंग वाला, ठीक है। ब्रोज आईब्रो है ना, तो ब्रोज सस्पेंशन या स्लिंग प्रोसीजर मतलब आपने हमने कोई झूला डाल देना वहाँ पे आँख के ऊपर, स्लिंग प्रोसीजर, या इसको हम कहते हैं फ्रंटियलिस हो गया, ठीक है। या इसका तीसरा नाम क्या है, फ्रंटियलिस हो गया। तो ये वाला इसका इस तरह करके नाम है। इसके अंदर जिन लोगों को सीवियर टॉसिस होता है ना उनके अंदर ये वाला प्रोसीजर करते हैं, मतलब जब 4 mm से ज़्यादा ड्रॉपिंग हो गई आईलेड की, आईलेड 4 mm से ज़्यादा गिर गई है, हद से ज़्यादा गिरे वाले लोगों के लिए है, सीवियर टॉसिस के अंदर होगा, सही है। नंबर 1 पे सीवियर टॉसिस के अंदर ये वाला करना है। लिवेटर जो है ना वो हमारे पास बिल्कुल फंक्शन लेस हो, तो तब ये हमने परफॉर्म करना है। लिवेटर बिल्कुल फंक्शन लेस हो गया तो इसके अंदर हमने ये वाला करेंगे। इसके अंदर कहना है लिड को जो है ना हमने लिफ्ट करना होता है, किसके ज़रिए, कोई भी हमने ना अब फ्रंटेलस है ना, ठीक है, तो हमने कोई भी ऐसा ना फेशिया लेटा लगा देना। आपने लेग में पढ़ा था ना फेशिया लेटा, तो हमने ना अब वहाँ पे कोई भी लिड को लिफ्ट करना है आपकी तरफ, ठीक है। ये आईलेड है ना, इसको पकड़ के ऊपर लिफ्ट करना है, किसके ज़रिए, फेशिया लेटा वहाँ पे कोई ना कोई प्लांट करके ना वहाँ पे फेशियल लेटा मसल से कहीं से ले लो, ठीक है, वो डायमंड शेप होता है ना, ठीक है, तो वहाँ से ला के यहाँ पे लगा दो, जिसकी वजह से वो उसको पकड़ के ऊपर रख लेगा, ठीक है। एक तरह का मतलब हमें रस्सी ही बांधनी है ना, तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। फेशियल लेटा को आँख के साथ स्टिचिंग कर देनी है, इसे हम दूसरा प्रोसीजर भी कहते हैं, इसे कहते हैं स्लिंग प्रोसीजर भी कहते हैं, मतलब कोई झूला हमने डाला हुआ ना, इस वजह से मैंने बता दिया है। तो हमने जो है ना ये सारे के सारे ये कब करते हैं, वो कहते हैं फेशियल अटैक अमूमन पूछती है एग्जामिनर के कब करते हैं, तब आपने बताया ना कि जब हमारे पास एपोन्यूरोटिक स्ट्रेंथिंग के लिए, जब हमारे पास सेवियर टॉसिस हो, 4 mm से ज़्यादा हो, तो हमने ये वाला स्लिंग वाला प्रोसीजर करना होता है। तो ये था हमारे पास इक्विपमेंट के बारे में, होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया हो ही गया होगा। तो अभी जो है ना लास्ट पे रहते हैं ट्यूमर्स, तो ट्यूमर को मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। तो यार ये वाला एक हैवी सा जो है ना वो एक वाइट बोर्ड पूरा ही भर गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो ही गया होगा, ठीक। ओहो ये तो नीचे वाला मिट ही गया, एनीवेज अब आपकी किस्मत, तो रिवाइंड करके वीडियो देख लेना। अब लास्ट में मेरा ट्यूमर रहेगा, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा आईलेड वाला जो है ना वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो ट्यूमर वाला है ना उसको बस डिस्कस करके ये चैप्टर को मुका रहे हैं। तो ट्यूमर के अंदर कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात हमने नहीं करनी, बस ये जो पूछते हैं ना अमूमन वही बस बात करनी है। ट्यूमर बेसिकली बच्चे को पता है 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बिनाइन जो आगे नहीं फैलते, ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं मेलिग्नेंट जो आगे फैल जाते हैं, ठीक है। तो आई में मोस्टली जो है ना बिनाइन ट्यूमर ही होता है, लेकिन मेलिग्नेंट अगर आ जाए ना तो ज़्यादातर यही होता है, लेकिन ठीक है। तो मेलिग्नेंट में बेसिकली ना बेजल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल जो है ना वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। मतलब मेलिग्नेंट के अंदर उसने फर्दर कैटेगराइज किया हुआ, एक हमारे पास होता है बेजल सेल, ठीक है, और एक हमारे पास हो सकता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अब बेजल जो है ना वो कहाँ से अराइज करेगा, बेसिकली बेजल लेयर से बेसिकली इसने अराइज करना है, नाम में ही काम है ना, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, एज रिलेटेड होता है, ठीक है, एज रिलेटेड होगा। और वो लोग जो सन से बहुत ज़्यादा एक्सपोज है, धूप के अंदर बहुत से ज़्यादा काम करते हैं, या किसी को भी ना क्यूटेनियस डिजीज़ है तो उसकी बेजल लेयर जो है ना वो डिस्टर्ब है, तो उसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास बेजल सेल कार्सिनोमा, ये 3 कंडीशन आपने याद रखनी है, ठीक है। क्लिनिकली वो किस तरह प्रेजेंट करेगा, वो आएगा आपके पास कि डॉक्टर साहब मेरा जो है ना वो नोड्यूल है, ठीक है, नोड्यूलर या नोड्यूलो अल्सरेटिव जो है ना वहाँ पे आपको कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है, अब नोड्यूल और नोड्यूलो अल्सरेटिव के लिए आपने बेसिकली आपने एक तो सर्जरी कर देनी है, ठीक है। क्रायोथेरापी मतलब वो कूल्डनेस के ज़रिए जो है ना एक ये थेरापी की जाती है, ठीक है। फिर आपने रेडिएशन दे देनी है, फिर आपने लेज़र करनी है, और फिर आपने जो है ना वो कीमोथेरापी वाली जो है ना वो सिंपल ड्रग्स दे देनी है, तो आपके पास ये सारे का सारा हो जाएगा, सही है। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि कुछ अगर स्क्वेमस सेल के बारे में पूछ लेना, तो ये हमारे पास जो है ना वो सेकंड कॉमन जो है ना वो सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट जो है ना वो डेंजरस ट्यूमर है। अब इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास हो सकता है नोड्यूलर, ठीक है, या फिर वो कह रहा है कि अल्सरेटिव हो सकता है, या फिर वो हो सकता है बोमेंस हो सकता है। तो ट्रीटमेंट इसकी भी यही है कि हमारे पास सर्जरी करनी है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा है स्क्वेमस सेल तो पूरी आँख निकाल दो, जिसे हम कहते हैं
सेंट्रेशन, मतलब पूरी आई बार ही पकड़ के निकाल दो ताकि ये आगे ना फैल जाए, ठीक है। नंबर थर्ड पे वो कह रहा है कि सेबेशियस ग्लैंड कभी कभार हो जाती है, ठीक है। तो अमूमन ये पूछते होते हैं कि सेबेशियस ग्लैंड जो है ना वो लेस दैन 1% जो है ना वो ट्यूमर होता है। इसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड जो है ना मेबोमियन ग्लैंड की वो अकामुलेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास नोड्यूलर भी हो सकता है या फिर वो स्प्रेडिंग भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है। तो ये यहाँ तक था, लेकिन अभी इसके जो नाम है ना उसको मैं थोड़ा सा कैटेगराइज कर दूँगा आपको, क्योंकि वो आपको रट्टा लगाने पड़ेंगे। ये तो मैंने जनरल सा व्यू दिया है ना, तो मोस्टली जो है ना वो अब क्लासिफिकेशन ट्यूमर्स की हमने कहा कि एक होती है बिनाइन, इसको कहाँ पे लिखूँ यार, इसको बस जहन में रखना है, एक ओवरव्यू मैंने दिया है ना, ठीक है। ये वाला डस्टर आ गया ना, ठीक है। तो बिनाइन की कौन कौन से नेम है और इनके नाम अमूमन एग्जामिनर पूछना पसंद कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो BENI बिनाइन, ठीक है, बिनाइन के अंदर जो है ना वो कौन कौन सी कैटेगराइज में हमने डिवाइड किया हुआ है, तो इसको बस नाम करना है। एक हमारे पास होता है पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, मतलब जो फैलते नहीं हैं, ठीक है, पायोजेनिक हो गया। नंबर सेकंड पे केराटोकैंथोमा, केराटोकैंथोमा होता है। नंबर थर्ड पे कैपिलरी हेमेंजियोमा, आपकी सारी बुक के अंदर डायग्राम दी गई हैं। नंबर फोर्थ में हमारे पास होता है जेनथेलसीमा। नंबर 5 पे हमारे पास होता है न्यूरोफाइब्रोमा, ठीक है। और नंबर लास्ट पे होता है मेलेनोसिटिक ट्यूमर हो गया, मेलेनोसिटिक जो है ना वो हमारे पास ट्यूमर होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास किसकी हैं, बेनाइन की कंडीशन है। अच्छा, मेलिग्नेंट के अंदर कौन कौन सी होती हैं, वही बेजल सेल, स्क्वेमस सेल, सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। और हमारे पास मेलिग्नेंट मेलिनोमा होता है, ठीक है। यहाँ पे बेनाइन था, यहाँ पे मेलिग्नेंट मेलिनोमा हो जाते हैं, ठीक है। तो मेलिग्नेंट मेलिनोमा ये इसकी सारी बेजल की, ये इसके पास नाम याद कर लेना, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। तो अभी तक जो है ना यहाँ पे देख लो थोड़ा सा हमने क्या ट्यूमर्स ऑफ आईलैंड में पायोजेनिक केराटोकोनस कैपिलरी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देख रहे हैं डायलेटेड कैपिलरी जो है मेंजियोमा जिसे हम कह रहे हैं, बाकी ये बेजल में ये सारी की सारी आ जाती हैं, ठीक है। अब मोस्टली जो है ना ये ऑस्पी में ये बेजल सेल कार्सिनोमा की ये वाली डायग्राम लगी होती है, हमारी दफ़ा ये लगी होती थी, मुझे अभी तक याद है। बाकी ये आपने टॉसिस टू टू वेट ऑफ द ग्रोथ होगी, ये ट्यूमर की वजह से जो ना वो टॉसिस हो रही है, तो वो आपने बच्चों वाली बात है, कोई नहीं है। सेबेशियस ग्लैंड का कार्सिनोमा में वो मैंने आपको बता दी कि मेबोमियन ग्लैंड जो है ना उसकी सेक्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह में बुनाइटिस हो जाता है, जब मैं इसे हम क्या कहते हैं, क्लेजियन भी कहते हैं ना, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो मेबोमियन ग्लैंड में जो है ना वो उसकी सारे की सारी जो सारे हो जाती हैं वो, लेकिन ये पेनलेस होती है, तो वो पता नहीं चलता मरीज़ को। नोड्यूलर होता है या स्प्रेडिंग हो सकती है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होपफुली आई ट्राइड माय बेस्ट कि अच्छा सा कवर करवा सकूं। बाकी आपने डायग्राम साथ साथ देख के जो है ना वो लेक्चर को दोबारा बार बार सुन के तो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है ना वो इंशाल्लाह हम लैक्रिमल सिस्टम वाला जो है ना वो करेंगे। तो अभी तक बताना यार कमेंट सेक्शन में मज़ा आया कि नहीं आया, किस तरह के लेक्चर थे, को क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो आईलेट का ये सारे का सारा हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस प्रेयर। और अभी मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। लैक्रिमल कितनी वीडियोज में होगा, छोटा सा छोटा ना हो जाएगा, 1-2 वीडियोस का। नोड्यूलो अल्सरेटिव स्प्रेडिंग पोरेडिंग।
ओह माय गॉड! वीडियो तो चल रही है यार। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।